Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today topic is यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में. तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम करेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन में कौन कौन से 3 प्रोसेसेस होती हैं. सबसे पहले आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. सेकंड हमारी प्रोसेस है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. दोबारा से रीअब्जॉर्ब होना है जितना भी मटेरियल हम फिल्ट्रेट में या फिल्ट्रेशन होके वो गया है उसकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होनी है. नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्रीशन. इसमें दोबारा से सेक्रीट होना है. ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कैसे. सबसे पहले हम करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पहले आपको ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किडनी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कभी करवाया था कि ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन में ऊपर ये आर्टरी दिखाई गई है जिसमें से जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड हम कह सकते हैं, वो आता है रीनल आर्टरी में यहाँ से. तो वो आगे जो टफ लाइक स्ट्रक्चर हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, जो नीचे इसके आता है कप लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं वोमेन कैप्सूल. और यहाँ से ब्लड आएगा और इफ्रेंट से ब्लड बाहर जाएगा. एफ्रेंट से आता है, इफ्रेंट से बाहर जाता है. तो यहाँ पे क्या होना है, ग्लोमेरुलस में आ गया है ब्लड. ग्लोमेरुलस से जितना भी ब्लड आया है इम्प्योर, उसने क्या होना है, अब फिल्ट्रेट होता है. जितना भी हमें अनवांटेड मटेरियल है जो नहीं चाहिए है, वो सारा कहाँ पे जाना है, वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन में चले जाना है, फिल्ट्रेशन के थ्रू. तो इसमें हम सबसे पहले यही करेंगे, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं वो नैरो होती है एज कम्पेयर टू एफ्रेंट, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है, जो हम कह सकते हैं जो ब्लड प्रेशर, वो हाई हो जाता है. जो इस आप फिगर में भी देख सकते हो, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी है वो थिनर एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है. अब इस प्रेशर की वजह से ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, कि वो वाली फिल्ट्रेशन जो अंडर द प्रेशर काम करती है. जितना भी अनवांटेड मटेरियल है, जितना भी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं जो एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है, वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, अब वोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वाटर होता है. ये सारा क्या है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है. वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारा का सारा फिल्ट्रेट है. अब ये फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा, ये दोनों ही सेम होते हैं. जितना भी हमारा ब्लड है और फिल्ट्रेट दोनों आपस में सेम होंगे, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है. जो फिल्ट्रेट होता है उसमें कभी भी प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये आपने याद रखना है कि ब्लड में प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट होगी, लेकिन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, फिल्टर होके वोमेन कैप्सूल में नीचे आया है, उसमें कभी भी प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो ये आपने मेन याद रखना है. ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में. नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको अभी बताया कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है. ये सारा का सारा मटेरियल तो अब फिल्ट्रेट में आ गया है. इसमें से अब जो हमारी बॉडी को चाहिए, लाइक जैसे वाटर चाहिए होता है, जो कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए, जो वो सारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब होना है, कि दोबारा से वापस ब्लड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वापस जाना है. नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेट से अब कहाँ पे वापस जाना है, ब्लड में वापस जाना है. जितना भी वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आया है उसने सबसे पहले एंटर करना है पीटीसी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर करना है, जहां पे जाके सिलेक्टिव मटेरियल की क्या होनी है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है. जो जो हमें चाहिए वो दोबारा से कहाँ पे चले जाना है, ब्लड में चले जाना है, थ्रू दी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि सिमिलर ही होता है ब्लड में, ब्लड के साथ, लेकिन उसमें प्रोटीन और फैट प्रेजेंट नहीं होते हैं. जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट को हम यहाँ पे यूरिन ही कह रहे हैं, कि जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक होगा, मीन्स सेम होगा प्लाज्मा के साथ, ब्लड के साथ सेम होगा, लेकिन उसमें प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट नहीं होते. ये आपने याद रखना है. तो ये आगे स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है. जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि यहाँ पे रीनल आर्टरी है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफ्रेंट है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है. नीचे यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेप,
यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ये सेकंड नंबर बताया गया है, नेक्स्ट स्टेप है जैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें से देखो जो फिल्ट्रेट है ये सारा क्या है, फिल्ट्रेट है। जो टब्यूल है जिसे हम पीटीसी भी कहते हैं, ये सारा नेफ्रॉन का आगे स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा। जितना भी फिल्ट्रेट में से हमें जो जो सामान चाहिए, जो जो हमें सब्सटेंसेस चाहिए एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए, वो दोबारा से ब्लड में चले जाएगा। देखो ये आर्ट्रियोल है, दोबारा से ब्लड में भी जा सकता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जा सकता है, मींस फिल्ट्रेट में नहीं रहेगा वो। उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि जो कई बार दोबारा से अनवांटेड मटेरियल हमें नहीं चाहिए होगा वो दोबारा से ब्लड में से फिल्ट्रेट में चला जाएगा। इस स्टेप को कहेंगे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। मींस ये दोनों ऑपोजिट स्टेप हैं एक दूसरे के। इसमें से फिल्ट्रेट में से ब्लड में आता है, ट्यूबुलर में ब्लड से दोबारा से कहाँ पे जाएगा, फिल्ट्रेट में जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। सेकंड हम करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको थोड़ा जनरल सा बता दिया है। तो अब हम इसकी डिफरेंट टब्यूल्स में कैसे कैसे कौन सा मटेरियल रीअब्जॉर्ब होता है, तो इसमें 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं। पहले तो पीटीसी में कौन सा मटेरियल अब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल, कलेक्टिंग टब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से अब हम देखेंगे कौन सा मटेरियल या कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे जाके रीअब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल में ही 65% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कि सब ज्यादा काम कहाँ पे हो जाता है, जो भी रीअब्जॉर्ब होना है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल में ही हो जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड हैं वो दोबारा से ब्लड में चले जाएंगे थ्रू दी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सोडियम पोटाशियम वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले जाएगा, और जो विटामिन है वो भी दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसमें से आपने क्या याद रखना है, सल्फेट एंड क्रिएटिनाइन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कहाँ चले जाएगा, नीचे डिस्टल में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, लिम्फ ऑफ हैनले में चला जाएगा। कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल में सिर्फ इतने ही जो मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब होंगे। कौन से, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, सोडियम पोटाशियम एंड क्लोरीन एंड विटामिन। अब जो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा वो कुछ प्रोसेस से थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाएगा, क्लोरीन यूरिया सल्यूट बाय दी डिफ्यूजन के थ्रू होंगे। अब जो ये फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक टू ब्लड रहेगा। मेनली आपने याद रखना है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल में जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक रहेगा, ब्लड के साथ सेम ही रहेगा इसकी कंसंट्रेशन, इसमें प्रोटीन और फैट एब्सेंट होंगे। तो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यहाँ पे हुई, वापस से ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल में आ गया है फिल्ट्रेट। इसमें से अब देखो बाहर क्या क्या निकल, सोडियम बाहर निकल गया, NaCl हो गया, उसके बाद आता है हमारा पोटाशियम, ये बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ग्लूकोज, हार्मोन, ये सारे दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गए। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो क्रिएटिनाइन है वो कहाँ पे चला गया, देखो इसका एरो आप देख सकते हो, क्रिएटिनाइन ये अंदर को आया है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, ये कहाँ पे जाएगा, नीचे लूप ऑफ हैनले में जाएगा, लूप ऑफ हैनले में नीचे चला गया है। अब हम देखते हैं लूप ऑफ हैनले में कैसे किस किस सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले लूप ऑफ हैनले में डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हैनले, डिसेंडिंग जो नीचे को जा रही है उसमें जो फिल्ट्रेट फ्लो हो गया, इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, सोडियम एंड सल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होनी है। अब सोडियम किस में रह गया, फिल्ट्रेट में रह गया। अब फिल्ट्रेट अगर सोडियम में रह जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, हाइपरटोनिक बन जाएगी, कि सोडियम ज्यादा हो गया है फिल्ट्रेट में, ब्लड में सोडियम कम रह गया है क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकला है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ये सोल्यूशन क्या बन गया अब, हाइपरटोनिक। तो आपने याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले में हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक है। आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा समझना है। जैसे ये डिसेंडिंग है नीचे, इसमें वाटर ही निकल रहा है, सिर्फ कोई भी सोडियम नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से ये हाइपरटोनिक बन गया है। नेक्स्ट है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले, दिस
लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होनी है। ये मेन पॉइंट है कि कौन सी लिम्फ है, लिम्फ है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मीन्स वाटर उसके थ्रू पास आउट नहीं हो सकता। वो कौन सी है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। इसमें से सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन हो गया या क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया, सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब देखो ये रीअब्जॉर्ब हो गए हैं, मीन्स इसमें कहाँ चले गए हैं? प्लाज्मा में चले गए हैं या ब्लड में चले गए हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट में क्या है? सोडियम की कंसेंट्रेशन कम हो गई है। अब सोडियम की कंसेंट्रेशन कम हो गई तो सोल्यूशन क्या बन गया है? हाइपोटोनिक बन गया है। मीन्स जब ऊपर क्या था? हाइपर। जब फिल्ट्रेट में सोडियम रहेगा तो हाइपर बनेगा, जब फिल्ट्रेट में सोडियम बाहर निकल जाए तो वो हाइपो बन जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, असेंडिंग में हाइपो है, डिसेंडिंग में हाइपर है। तो आप इस डायग्राम में भी जैसे देख सकते हो कि सोडियम इसमें बाहर निकला है, असेंडिंग में बाहर निकला है सोडियम, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक इन नेचर बन गया है। तो आपने मेनली यही याद रखने हैं। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होनी है, दोबारा से सोडियम ने बाहर निकलना है। लेकिन इसमें सोडियम बाहर निकलता है किसके अंडर ये काम करेगा? जब एड्रीनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है, मींस एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन ही एक्टिवेट करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करे। नेक्स्ट होती है यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किसके अंडर कंट्रोल काम कर रही है? एडीएच हार्मोन की, कि एडीएच हार्मोन ने स्टिमुलेट करना है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करे, कि वाटर को दोबारा से फिल्ट्रेट से बाहर निकाले। अब इसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी है, तो अब पहले क्या था? हाइपोटोनिक बन गया था, तो इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन रहेगा। तो आपने क्या याद रखना है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल है उसमें भी आइसोटोनिक है, डिस्टल में भी आइसोटोनिक है, लूप ऑफ हेनले में होता है ये हाइपर और हाइपोटोनिक। डिसेंडिंग में हाइपर हो जाएगा, असेंडिंग में हाइपो हो जाएगा। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल में दोनों में आइसोटोनिक ही रहेगा। तो आपने ये भी याद रखने हैं, तो ये दो हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आ गया है हमारा फिल्ट्रेट, जिसमें से बहुत कुछ रीअब्जॉर्ब हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डक्ट्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डक्ट्स में दोबारा से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, दोबारा से वाटर ने रीअब्जॉर्ब होना है। अब देखो, आप देख सकते हो कि वाटर इतना ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, यूरिन होगा, वो काफी कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, काफी कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो यूरिन होगा दोबारा से हाइपोटोनिक बन जाएगा, दोबारा से हाइपोटोनिक बन जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट्स में नीचे दोबारा से वाटर की ऑब्जर्प्शन होनी है अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच। ऊपर तो ये सारा ट्यूब्यूल का काम हो रहा है, नीचे डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन दो डक्ट्स पे काम करता है, एक तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करना है। अब हम इस फिल्ट्रेट को कहेंगे यूरिन। जितना भी ये यूरिन फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड हुआ है, इस कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट को हम कहेंगे यूरिन। अब यूरिन हो गया, यूरिन बन गया है, तो आप इस जैसे फिगर में देख सकते हो, ये सारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया है कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट निकला है उसे हम कहेंगे अब यूरिन। थर्ड स्टेप आता है हमारा ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में आता है दिस स्टेप इज ऑपोजिट टू द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जहां हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऑपोजिट काम करेगा। इसमें क्या होता है, स्टेप में जितना भी एक्सक्रीटा है जो हमें नहीं चाहिए उसको दोबारा से फिल्ट्रेट में लेके जाना है फ्रॉम द ब्लड, कि ब्लड में से जितना भी फिल्ट्रेट होगा उसको कहाँ पे लेके जाना है, ट्यूब्यूल्स में लेके जाना है। जैसे प्रॉक्सिमल होगी, डिस्टल होगी, लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट्स में दोबारा से फिल्ट्रेट को लेके जाना है जितना भी एक्सक्रीटा है।
इसमें से जैसे रिमूवल ऑफ क्रिएटिनाइन हो गया, ड्रग्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए जो हमें नहीं चाहिए होते वो ऐड होते रहते हैं। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन सक्रीशन होती है पीटीसी में। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि इसमें कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं। लाइक मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो क्रिएटिनाइन है देखो आप एरो के थ्रू समझ सकते हो, ये अंदर को जा रहा है, ड्रग्स अंदर को जा रहे हैं। ये दो स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के ही स्टेप हैं जो किसमें हो रहे हैं, पीटीसी में हो रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं जैसे ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो रहा है, जैसे यूरिया अंदर जा रहा है तो ये भी ट्यूबुलर सिक्रीशन का ही पार्ट है। ये आप कलेक्टिंग डक्ट्स में भी देख सकते हो, जैसे ये इसमें हाइड्रोजन आयन्स आ रहे हैं और यहाँ पे जैसे कोई भी सोडियम के पोटेशियम के आयन जा रहे हैं, यूरिया जा रहा है, यहाँ पे अमोनिया जा रहा है। ये स्टेप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स में होते रहते हैं। तो ये ऑपोजिट है रीअब्जॉर्प्शन के बिल्कुल ही, कि इसने ब्लड में से जितना भी अनवांटेड मटेरियल एक्सक्रीट उसको कहाँ पे लेके जाना है, इन फिल्ट्रेट में लेके जाना है। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, फिल्ट्रेट से ब्लड में जाना है जितना भी हमें चाहिए होता है सब्सटेंसेस। तो ये थे यूरिन की फॉर्मेशन। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।